आज नेचुरल लॉ स्कूल हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे, ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी और थोड़ा सा समझ बना के, ताकि जिससे भी चर्चा हुई थी हमारी आपकी कि जो प्रश्न आते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हमारा मेंटेन है तो हमको समस्या नहीं होती है। ठीक है, थिंकर्स कई हैं, कई लोग हैं, तो अब सबका स्टेटमेंट याद हो जाए अच्छी बात है, लेकिन याद हो नहीं पाता है कि एग्जैक्ट हमको याद हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात को समझ रहे हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हाँ, हम जो भी ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं उसके आधार पर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसमें शुरुआती दौर में इंट्रोडक्टरी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, ये जो नेचुरल लॉ है, एक बात तो नेचर हो गया, ठीक है, नेचर विद, ठीक है, विद हमेशा मतलब एंड लगाना अलग बात है, विद लगाना अलग बात है। ठीक है, तो क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, तो नेचर विद ह्यूमन, ठीक है, इस पर चर्चा करता है। प्रकृति मनुष्य के साथ क्या है, ठीक है, प्रकृति मनुष्य के साथ क्या है। तो अब जो रिलेशनशिप बनेगा उसमें रूल रेगुलेशन जो कुछ भी होंगे वो, ठीक है, प्राकृतिक विधि विचारधारा नेचुरल लॉ स्कूल का एक विषय बनेगा। ठीक, क्रमबद्ध रूप से आएगा शुरुआती दौर में। ठीक है, आप देखें कि तमाम बातें रिलीजन से जुड़ करके आई। ठीक है, डिवाइन विल एक शब्द यूज हुआ है इसमें, अभी आगे मिलेगा। डिवाइन विल ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप। लेकिन फिर आप जानते हैं पिछली हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि धीरे धीरे रिलीजन यानी धर्म, ईश्वर, इन चीज़ों को अलग हटाया गया। ठीक, फिर यहाँ पर विधि की बात की गई, लॉ की बात की गई। ठीक, अब लॉ जो नेचुरली, नेचर शब्द अलग हो जाता है, ठीक, और नेचर में ईश्वर का डिवाइन कॉन्सेप्ट आना थोड़ा मामला बदल जाता है। ठीक है, तो इसी में आपको क्या मिलेगा, आगे धीरे धीरे मिलेगा सब। बात आई शुरुआती दौर में डिवाइन विल की चर्चा हुई, ईश्वरीय इच्छा की चर्चा हुई, तो बाद में धीरे धीरे ये चर्चा हुई कि नेचुरल लॉज वो लॉज हैं जिनका ईश्वर भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि ईश्वर से भी ऊपर नेचुरल या नेचर को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया, उस दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया गया। ठीक, कि नेचर का उल्लंघन ईश्वर भी नहीं करेगा। तो जो बेसिक बातें हैं, यही मैंने बताया कि जो कुछ बेसिक बातें हैं उनको जानिए, फैक्चुअल बातें उनको जानिए, प्रश्न हमारा आसान हो जाएगा। ठीक, तो पहला रिलेशनशिप ये जानिए, नेचर विद ह्यूमन, और मनुष्य की ही सुख समृद्धि शांति पीसफुल सरकमस्टांसेज रहें, सारी चीज़ों के लिए प्रकृति ने भी नियम बना के रखे हैं। ठीक है, प्रकृति ने भी नियम बना के रखे हैं अपने हिसाब से। प्रकृति की भी बाउंड्रीज हैं, नेचर की भी बाउंड्रीज हैं। ठीक है, नेचर की बाउंड्रीज में जब हम जाएंगे तो तमाम जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर जाने पर क्लाइमेट चेंज हो जाता है ना, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। हाँ, तो जो क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उसी के मुताबिक अगर देखा जाए तो ह्यूमन नेचर से लेकर के, ठीक है, खाना पीना पहनना ओढ़ना सभी कुछ चेंज होता चला जाता है। ठीक है, खाना पीना पहनना ओढ़ना सभी कुछ चेंज होता चला जाता है। अब बात आई कि आप उसे किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक, तो जो नेचुरल लॉ स्कूल के ज्यूरिस्ट लोग थे, इन सब बातों को भी आधार बनाते हुए लॉ के रूप में, ठीक, पहले लॉ को डिवाइन विल ईश्वरीय इच्छा से जोड़ा गया, बाद में लगा नहीं नेचर तो और स्ट्रांग है, और स्ट्रांग है। ठीक, भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर से लेकर के, ठीक है,
हर चीज़ चेंज है। ध्रुवों पोल्स के पास जब हम पहुंचेंगे वहाँ पर भी आप देखेंगे हर एक चीज़ चेंज है। ठीक, अगर बीच के जगहों पर देखें तो कहीं पर पहाड़ियाँ हैं, अलग स्थिति पाई जाती है, कहीं पर मैदान है, अलग स्थिति पाई जाती है, कहीं पर वाटर सफिशिएंट रूप से अवेलेबल है, अलग स्थिति पाई जाती है, कहीं पर वाटर की कमी है, पानी की कमी है, अलग स्थिति पाई जाती है। उसी हिसाब से रिलीजन से लेकर के पर्सनल जो बिहेवियर होता है, सभी चीज़ें अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक, ये नेचुरल बाउंड्रीज हैं, नेचर की बाउंड्रीज हैं, कहाँ क्या पाया जाएगा। ठीक, अब ईश्वर आए और ईश्वर सिखा दे कि ये चीज़ें खराब हैं, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, तो बहुत सी चीज़ों की जो नेचर होती है, किसी का नेचर हॉट होता है, किसी का नेचर कूल होता है। अब हम गर्म जगहों पर रह रहे हैं तो कूल नेचर वाले सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, ठंडी जगहों पर रह रहे हैं तो हमें, ठीक है, हॉट नेचर वाले सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि शरीर में सफिशिएंट एनर्जी बनी रहे, हम उस जगह पर सरवाइव कर सकें। बहुत सिंपल सी बात। ठीक, अगर हम विधियों में बांधने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि नेचुरली, ठीक है, नेचुरली जो सर्कमस्टांसेस हमारे पास अवेलेबल है उससे अलग हट करके सभी लोगों के लिए सभी एक ही प्रकार की विधियों में बांधने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक, अब मज़ेदार बात देखिए, नेचुरल लॉ की लिमिट्स थी, नेचर ने अपने हिसाब से सारी बाउंड्रीज लिमिट्स सबका निर्धारण कर रखा है। अब आप कौन होते हैं? राइट टू इक्वलिटी में कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होगा, कोई भी वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, ये बताने वाले। तो आर्टिकल 14 में, ठीक है, जो वर्गीकरण की अनुमति दी गई है, देखिए कितना सिस्टमेटिक नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, म्युनिसिपल लॉ किस तरीके से वर्गीकरण की अनुमति देती है कि प्राकृतिक रूप से यदि नेचुरली अलग अलग स्थितियां हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्टेट अलग विधि बना देगी, ये राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं होगा। 15 के 3rd पार्ट में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 के, कि महिलाओं और बच्चों, ठीक है, वोमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए लिखा हुआ है स्पष्ट कि कोई विशेष विधि, स्पेशल लॉ बनाने से स्टेट को ऊपर की बातें बाउंड नहीं करेंगी। ठीक, यानी कि महिलाओं की स्थिति अलग है, बच्चों की स्थिति अलग है, इनके लिए अगर स्पेशल कोई विधियां बनती हैं, विशेष विधियां बनती हैं, तो इसके लिए राइट टू इक्वलिटी का जो आपका सिद्धांत है वो स्टेट को बाउंड नहीं कर पाएगा। तो हम इन महिलाओं और बच्चों को, ठीक है, पॉलिटिकली अप्रोच से भी लाज की बात कर सकते हैं, नेचुरल अप्रोच पर भी लाज की बात कर सकते हैं कि क्यों इनके लिए आवश्यक है कि अलग लोगों से अलग वर्ग बना करके अलग विधियों का निर्माण किया जाए। क्लियर है? अब आगे आते हैं तो थोड़ा सा ऐसी बातें कि ये जो स्कूल्स हम पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि सिलेबस में लिखा है हम पढ़ लिए, ठीक, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन सही कर दिए, बस जज साहब बन गए, तब तो खाली जज साहब के नौकरी वाले जज साहब बनेंगे। ठीक है, ये जज साहब बनाने के लिए आपका सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लाज हैं जो हमारे ऊपर लागू हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, आईपीसी के माध्यम से, सीआरपीसी, सीपीसी, चाहे प्रोसीजरल हो चाहे सब्सटेंटिव लॉ हो, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेचुरल लॉ स्कूल पर के हिसाब से क्या उसको अप्रोच है, हिस्टोरिकल क्या रखता है, ठीक है, एनालिटिकल क्या रखता है, सब किसी की अपने हिसाब से व्याख्या है, अपने हिसाब से जस्टिफाई करते हुए तब उनको हमारे लिए
बेस्ट के रूप में लाया गया है, सबसे बेहतर आधार क्या बनेगा उसके रूप में लाया गया। तो इन बातों पर भी ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आप बहुत हद तक मेंटेन रहेंगे। इससे आंसर राइटिंग स्किल आपकी बहुत डेवलप हो जाएगी और बार बार इसीलिए मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक, तो ये नेचुरल लॉ स्कूल सोचता है, ठीक है, कि महिलाओं बच्चों के लिए ऐसी विधि होनी चाहिए। नेचुरली एक क्लासिफिकेशन किया गया है महिलाओं के क्षमता, फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल स्टेटस, हर चीज़ अलग है, स्पेशल विधि की ज़रूरत है। बच्चों की कैपेसिटी क्या है वो अन्य से अलग है, स्पेशल विधि की ज़रूरत है। ठीक है, हर किसी के लिए। तो नेचुरली भी जस्टिफाई होगा, फिर आप म्युनिसिपल लॉ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जस्टिफाई करिए, जैसी आपकी आवश्यकता है आप वैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो नेचुरल लॉ स्कूल इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इन बातों को समझें कि किसी बात में जो नेचुरल रूल रेगुलेशंस हैं वो किस प्रकार इन्वॉल्व होते हैं। नेचुरल रूल रेगुलेशंस जो हैं, प्रकृति के नियम हैं, वो किस प्रकार से इन्वॉल्व होते हैं। जब इस बात को हम समझ रहे हैं तो हमको कोई समस्या या रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे हमको सिलेबस बनाना हो तो जूरिस्प्रूडेंस मेंस में ज़रूर रहेगा। ठीक है, और तो और जूरिस्प्रूडेंस एक इतनी अच्छी चीज़ है, जैसे मुझको सिविल में 4th पेपर इथिक्स का है, सिविल सर्विसेज में 4th पेपर इथिक्स का है, तो मुझको दिक्कत नहीं होती है। ठीक, पढ़ाने का समय ना मिले वो एक अलग बात है, मुझको नहीं समस्या होती है, बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, करता भी हूँ ज़रूरत पड़ने पे सारी चीज़ें। रीजन, हम हर एक स्कूल देख रहे हैं, वो भी लॉ के अप्रोच से, रिलीजियस फिलॉसफी से लेकर के आज के लीगल अप्रोच तक के लॉ किस तरीके से, म्युनिसिपल लॉ की जो कंडीशन हो गई है वो कैसे क्रमशः आई है। अगर हम नेचुरल, सोशल, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल हर ओर से जो है, रियलिस्टिक हर ओर से देखने में सक्षम है, तो इथिक्स के सिलेबस की व्याख्या करने में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने में मुझको क्या समस्या है। तो बहुत सरल है, बातें जो लॉ किए हुए हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं लाभ मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो नेचुरल लॉ स्कूल की ये एक बेसिक बात थी कि एक इंट्रोडक्टरी मैंने बताया एक उदाहरण देते हुए, ठीक, कि नेचर किस तरीके से अपनी लिमिट, बाउंड्रीज, रूल, रेगुलेशंस को लाती है और किस तरीके से उसे बेहतर रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, लॉ के रूप में उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बारे में स्टडी की जाती है ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट हमको प्राप्त हो सके। ठीक, ये एक बेसिक बात थी। फिर इसी नेचुरल लॉ को कुछ और भी कहा जाता है। नेचुरल लॉ को समझने के लिए, ठीक है, कई और नाम कहते हैं, जैसे कहते हैं शाश्वत विधि। ठीक है, यानी कि इटर्नल लॉ। ठीक है, शाश्वत विधि या इटर्नल लॉ भी कहा जाता है। ठीक, शाश्वत मीन्स क्या होता है? शाश्वत, जो कभी समाप्त नहीं, हाँ, जिसका आदि अंत ना हो, उस रूप में भी कहा। तो नेचर का कोई आदि अंत है? नहीं है। तो नेचुरल लॉज को भी कहा जाता है, इटर्नल लॉज के रूप में बताया जाता है, शाश्वत विधि के रूप में बताया जाता है। ठीक, दूसरी बात प्राकृतिक विधि, वो तो नाम लिखा है, मानवता की विधि कहा जाता है, लॉ ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है, मानवता की विधि, लॉ ऑफ मैन काइंड कहा जाता है। ठीक, अब मानवता की विधि क्यों कहा जा रहा है? तो मानव, ठीक है, विधियों ने मानव का निर्माण नहीं किया है। मानव इज आल्सो ए एनिमल, मानव भी एक जानवर है।
ठीक है, जो मैनकाइंड है ये भी एक जानवर हैं, तो ये अदर एनिमल्स से डिफर हो गए। तो डिफर होने के लिए नेचुरली जो आपके भीतर डेवलपमेंट हुआ, दिमाग का जो विकास हुआ, आपकी आइडियोलॉजीज का जो विकास हुआ, ठीक है, इसमें जो तब से आज तक डायनेमिक कंडीशन चल रही है, गतिशील कंडीशन चल रही है, उसी ने ही तो आपको अदर एनिमल से अलग कर दिया। तो वो नेचर लेके आया, और नेचर में ह्यूमैनिटी बढ़ी, मानवता बढ़ी, मानव होने के नाते अलग रूप से आपको डेवलप करने का एक पूरा सिस्टम मिला आपकी आइडियोलॉजी दिमाग के जरिए, और आप इसी नेचुरल लॉ के जरिए प्राप्त किए हैं। इसलिए लॉ ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। मानव ही एक ऐसा एनिमल है जो सूर्य पर जाने की सोचता है, चंद्रमा पर जाने की सोचता है, ठीक है, मंगल पर जा चुका है, चंद्रमा पे जा चुका है, बृहस्पति पर जाने को सोच रहा है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करके शेयर कर रहा है सारी चीज़ें, ठीक। लॉ ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। अब यहाँ पर केवल अकेले वो वाली मानवता नहीं, मानवता मतलब एक सामान्य से वो मोरल लॉ से इसको जोड़ दिया जाता है। तो मोरल लॉ इंडिविजुअल रखिए, मानवता माने मानव होने के नाते, और मानव होने के हुए क्यों, वो नेचुरल लॉ से आया, मानवता की विधि कहा जाता है, ठीक है। नैतिक विधि मोरल लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। नैतिक विधि मोरल लॉ भी कहा जाता है, ठीक। तो नैतिकता क्या है, मोरलिटी क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। नैतिकता या मोरलिटी क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। जो नेचर, ठीक है, प्रकृति, अब तो बात करनी है ना नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग, जो प्रकृति, ठीक है, गुड एंड बैड में डिवाइड करके हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रही है, सही और गलत, अच्छे और बुरे में डिवाइड करते हुए जो हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसी का सही अच्छा वाला जो एरिया है वही मोरलिटी से जोड़ा जाता है, वही मोरलिटी से जोड़ा जाता है कि मोरलिटी यही होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस मानवता को मैनकाइंड से हटा करके, जो आजकल चर्चा में जो है मानवता रहती कि ये तो मानवता नहीं है, ये तो मानवता है, अत्याचार करिए ना करिए, ऐसी जब बातें आती हैं, वैसी बातों को अगर हम नैतिकता से जोड़े तो यही नैतिकता और मानवता जुड़ करके एक नई विचारधारा को जन्म देते हैं। यहीं से रिलेटेड है आपका मोरलिटी, ठीक है। उचित अनुचित का विज्ञान है, गुड बैड का साइंस है, ठीक है। तमाम तरीके से विद्वानों ने अपनी बुक्स में इसकी चर्चा की है। तो मोरल लॉ नैतिक विधि भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। विवेकशील विधि लॉ ऑफ रीजन कहा जाता है, लॉ ऑफ रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पहले भी बताए थे, कार्य कारण का सिद्धांत होता है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है उसके कुछ कारण हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रीजन कहा गया, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल आप लोगों के जो रहेंगे अच्छे अच्छे अलग टाइप के रहेंगे, ठीक है। आईपीसी में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, पहले भी कई बार आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। मोरलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ मैनकाइंड, ये नहीं कहते हैं कि कोई मानव किसी मानव की हत्या करे, मृत्यु कारित, हत्या नहीं कहेंगे, मृत्यु कारित करे, डेथ कारित करे, कि कहते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है। आप अपनी ही स्पीसीज के अगर दुश्मन बन गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मानव ही मानव की डेथ कारित करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इसके लिए सजा भी दी गई, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड के रूप में भी सजा दी गई, ठीक, मर्डर के रूप में भी सजा दी गई, ठीक है, तमाम तरीके से सजा दी गई, लेकिन वहीं प्राइवेट डिफेंस भी रखा गया। लॉ ऑफ रीजन, स्वयं और दूसरे की संपत्ति,
चाहे सेल्फ हो, अपनी संपत्ति या शरीर जो कुछ भी हो, ठीक है, या अदर के बॉडी और प्रॉपर्टी हो, दोनों के लिए अपराध से, ठीक है, ऑफेंसेस से सुरक्षा करने के लिए आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। ला रीजन, ठीक है, तो नेचुरली, मैं नेचुरल लॉ स्कूल की ओर से की तरफ से बोल रहा हूं, नेचुरली प्रकृति ने भी कहा है कि आपको स्वयं के शरीर और संपत्ति की और साथ में अदर्स के शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का नेचुरल राइट है, ठीक है। तो जो जब ये राइट नहीं थे जिनके पास, तो जब स्लेवरी वाला सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दासत्व में यही तो बात आती है, अधिकार शून्य होना, राइट्स का ना होना, अधिकारों का ना होना। तो कौन सी ह्यूमैनिटी रह गई, मोरलिटी रह गई, कारण क्या रह गया, सब खत्म हो गया। तो नेचुरल लॉ ने नहीं कहा था कि मानव को गुलाम बना के चले, अपने दास के रूप में उसको रखे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इतिहास भी जोड़ते रहिए, थोड़ा प्रेजेंट को भी जोड़ते रहिए, जो आपके पास है बिल्कुल आसान होता चला जाएगा, ठीक। तो नेचुरल लॉ जस्टिफाई करता है, ठीक है, कि आप किसी की डेथ भी नहीं कर सकते हैं, यह भी, और इस बात को भी जस्टिफाई करता है कि आप स्वयं की सुरक्षा भी कर सकते हैं, अपने प्रोटेक्ट अपने आप को गलत से। यहाँ पर इविल शब्द यूज किया गया है रॉन्ग की जगह, इविल से अपने आप को बचा, अफेंस, रॉन्ग ये शब्द यूज नहीं हुए हैं, इविल शब्द यूज किया गया है कि इविल से बचाने के लिए आप अपना राइट टू डिफेंस का यूज करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्वयं को। तो अब इस बात को आप समझिए कि क्या कहा जा रहा है, ठीक। कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसमें नेचुरल लॉ की आइडियोलॉजी इन्वॉल्व है या नहीं है, जब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आप पढ़ रहे हैं तुरंत पकड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। स्टेटमेंट कितना मैं रटा पाऊंगा और आप कितना रट पाएंगे, एक आध 2-3 साल का आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, कोई मतलब नहीं है, ठीक। बहुत सिंपल स्टेटमेंट यूपी जुडिशरी में आए हैं, बच्चा ये नहीं जान पाता है कि ये नेचुरल स्कूल में जाएगा, हिस्टोरिकल में जाएगा, ठीक है, सोशल में जाएगा, एनालिटिकल में जाएगा, रियलिस्टिक में जाएगा, कहाँ जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा पिछले पेपरों के हिसाब से कि कई बार ये प्रश्न आया हुआ है आपका कि ये किस स्कूल से संबंधित है, ये बात जो भी स्टेटमेंट है स्कूल भी पूछता है किससे संबंध। तो सामान्य सा अगर लिख रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या है, ठीक। आज म्युनिसिपल लॉ के रूप में आपके आईपीसी में दिया हुआ है, ठीक है, स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है कि अगर आप ऐसा काम करेंगे, ठीक है, मेंस रिया के साथ कार्य करेंगे, गुड फेथ में कार्य नहीं करेंगे, तो वो कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर जैसे अफेंस का निर्माण होगा। तो साथ में ये भी दिया हुआ है कि विदाउट मेंस रिया इन गुड फेथ प्रोटेक्शन के लिए यदि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करेंगे तो वो आपको किसी भी अफेंस को नहीं होने देगा, यानी कि कोई भी अफेंस नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा, ठीक है, कोई अपराध नहीं होगा, ठीक। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा अपने आप पिछला क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कितना सरल सरल आया है, कितनी आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक। पिछला जरूर देखते रहिएगा, अपने आप समझ में आएगा। तो ऐसी बातें भी की गई हैं, ऐसी बातें भी की गई हैं, ठीक है। फिर अगली बात, ठीक है, क्लियर है ना। अब इस स्कूल में जैसे जैसे आइडियोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है, तो उस समय से ये आइडियोलॉजी चली आ रही है जिस समय ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड का कोई अपना अस्तित्व नहीं था, उसकी कोई अपनी पहचान नहीं थी, तब से ये चला आ रहा है। आज हम सब्जेक्ट के रूप में और एक पार्ट के रूप में पढ़ रहे हैं नेचुरल लॉ स्कूल में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पर्सनालिटीज को, ठीक है, एक छोटी सी लिस्ट, कुछ लोग मिसिंग भी रहेंगे, कोई समस्या नहीं है, कुछ लोग मिसिंग भी रहेंगे, फिर भी एक छोटी सी लिस्ट यहाँ देखना जरूरी है। देखिए जितने भी स्कूल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं थिंकर्स का
क्रम सीक्वेंस जानना चाहिए, वो स्कूल आसान हो जाता है। ठीक, क्योंकि उन्हीं की बातों के अनुसार आप उस आइडियोलॉजी में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ उसको पकड़ सकते हैं, और कहाँ पर स्पेशल उस पर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है वो भी पकड़ सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। तो नेचुरल लॉ स्कूल जो है आपका, इस चैप्टर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, किस क्रम में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उसको देख लिया जाए तो हमारे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, ठीक है, किसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा, कुछ स्पेशल नाम भी हो सकते हैं। हेराक्लिटस का नाम आएगा। हेराक्लिटस, इनका नाम आएगा। अब थोड़ा सा सीक्वेंस बनाने के लिए लगभग में कब ये थे वो भी जान लीजिए। तो ये 500 BC, बिफोर क्राइस्ट में थे। ठीक है, तो इस दौर में इंडिया में कौन था? 500 BC के आसपास इंडिया में कौन था? तो 500 BC में इंडिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी विश्व के सबसे बड़े थिंकर्स में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे। ठीक, विश्व के सबसे बड़े थिंकर समकालीन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध की आइडियोलॉजी जिस उस समय की लगभग 500 ईस्वी पूर्व 500 BC के समय की महात्मा बुद्ध की आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में जितनी फैली है और किसी की नहीं फैली है। हेराक्लीज को तो रटना पड़ रहा है कि नहीं। अगली बात, आगे जब हम बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो इसी के आसपास आपके आ जाएंगे, ठीक है, सुकरात जी। ठीक है, सुकरात, सुकरात को तो जानते ही होंगे। ठीक है, और ठीक है, तो सुकरात जब आए तो इनकी टाइमिंग क्या थी? 469 टू 399 BC, यानी कि ये भी 5वीं शताब्दी के थे, शताब्दी ईस्वी पूर्व के थे, बिफोर क्राइस्ट के थे, 5th। ठीक, ये 6th, ये 5th, हेराक्लिटस, सुकरात। ठीक, अभी इनकी आइडियोलॉजी में नहीं जा रहे हैं। फिर आएंगे आपके अगले, इनके शिष्य कौन थे? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो साहब आएंगे, और ये हैं 427 से 347 BC। ठीक है, प्लेटो, प्लेटो। और प्लेटो भी आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो इनके भी शिष्य बड़े विद्वान हैं। प्लेटो के शिष्य भी बहुत विद्वान हैं, वो आएंगे। वो कौन है? अरस्तु। अरस्तुस पहले भी मिले हैं। हाँ, इनकी टाइमिंग है 384 से 300, 3842
222, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। जूलॉजी वाले अरस्तु, तो जूलॉजी जो रहा, तो जूलॉजी क्या था, यही तो था लॉ ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड कैसे अलग हो रहा है अदर एनिमल्स से, तो नेचुरली उस चीज़ की, हर चीज़ की व्याख्या की, तमाम स्पीसीज का क्लासिफिकेशन करते हुए कंपैरेटिव अपना पूरा अध्ययन लिखा इन्होंने, सारी चीज़ें रहीं, ठीक है। तो जीव विज्ञान बन गया, ठीक है, यानी कि जो जीवों का विज्ञान है वो इसी नेचुरल लॉ से आया है, ठीक। तो लॉ वाले बड़े हुए, साइंस वाले, लॉ वाले बड़े हुए, साइंस वाले छोटे हुए, ठीक है। गड़बड़ हो जाती, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि हम बेकार हैं, ठीक। इसके बाद एक नया दौर शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला दौर शुरू होगा, ठीक, उसमें आएंगे जेनो, ठीक है। थ्री 260 BC, ठीक। एक चीज और बता दें, जैसे अभी एक और प्रश्न भी आया हुआ है, आपको कुछ अरेंज करना पड़ेगा। जैसे इनका अपना दौर था 4 लोगों का, हेराक्लिटस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का, ठीक है। ये क्लासिकल, ठीक है, आइडियोलॉजी वाले थे, विचारधारा वाले, शास्त्रीय विचारधारा वाले लोग थे। तो वो शब्द क्या हैं, कैसे हैं, तो अभी उस आइडियोलॉजी से इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ कि कुछ उसकी विशेष बात जाननी है, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा, याद भी नहीं होगा तो हमसे गलत हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कौन से क्रम में कौन सी आइडियोलॉजी डेवलप की, वो बाद की बात रखी जाए, ठीक। आए जेनो आपके, ठीक है, ये लोग स्टोइक विचारधारा के हैं, तो स्टोइक जानना पड़ेगा ना, तभी तो आगे होगा, ठीक है, जानना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आते हैं आपके सिसरो, देखिए ये सब क्वेश्चन सही कर लेंगे, किसी की जल्दी सही नहीं होता है, आप प्लस में रहेंगे। लीगल कभी जो है, जो एडिटोरियल आते हैं तो वो आप लोग पढ़ते हैं, कहीं पे मिल जाए तो, लॉ से रिलेटेड कोई एडिटोरियल रहे, मिले, ठीक है, तो उसको पढ़ा करिए, ठीक। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आसानी से इस पर मैटर अवेलेबल होता है, हिंदी मीडियम में बहुत एडिटोरियल नहीं है। जैसे एक सिंपल सी बात, अगर लॉ से रिलेटेड किसी टॉपिक पर, किसी थ्योरी पर, किसी भी बात पर कोई चर्चा चल रही है, तो द हिंदू उस पर एडिटोरियल बनाता है, ठीक। इतनी मेहनत और कोई नहीं कर पाता है। तो हमेशा जूरिस्प्रूडेंस के जो ये थिंकर्स हैं, इनसे रिलेट करके ही लिखता है, हर बात को कहाँ से स्टार्ट होके आज क्या विचारण चल रहा है उसको बताता है, ठीक। कभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह आप पढ़िए, किसी सोशल मैटर पे कोई रिट गई हो, ठीक है, या PIL गया हो, उस पर आप मैटर पढ़िए, जो वहाँ पर प्लीडिंग हुई है, ठीक है, जजमेंट अगर आप पढ़िए, डिटेल मिले, तो आप देखेंगे इन लोगों की बहुत अच्छे से चर्चा होती है, ठीक। लोअर कोर्ट वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, लोअर कोर्ट में अगर इनका नाम ले लेंगे तो फिर सामने वाले वकील साहब धराशायी हो जाएंगे, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अच्छे से चर्चा होती है, इस बात को याद रख के रहिएगा। सिसरो, ठीक। सिसरो के बाद आपके आ जाएंगे संत अगस्टीन, ठीक है, संत अगस्टीन। ये हैं आपके 345 से 430 ईस्वी,
एडी। ठीक है, यानी कि एक लंबा समय बीतने के बाद, एक लंबा समय बीतने के बाद फर्स्ट सेंचुरी जो है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बाद फिर फोर्थ सेंचुरी में आए ये। ठीक है, 200-300-400 साल का अंतर रहा। ठीक, एक लंबा समय बीता। तो किसी भी आइडियोलॉजी में एक लंबा समय भी बीत सकता है थिंकर्स के बीच। ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? ऐसा कोई एग्जाम्पल है? मैं याद दिला रहा हूं। जैन धर्म, जैन धर्म में, ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। वो ऋग्वेदिक काल के थे, यानी कि लगभग 1500 बीसी के आसपास थे। ठीक, और वहीं पर महावीर स्वामी जब आते हैं, ठीक है, महावीर स्वामी जब आते हैं तो ये 6th-5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के आसपास रहते हैं, 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व रहते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस। 24th नंबर पे आए थे आपके महावीर स्वामी, और जो 23rd नंबर पे थे पार्श्वनाथ, उनसे 250 ईयर्स पहले हुए थे, 250 वर्ष पहले हुए थे। तो ऐसी गैपिंग हो सकती है, इसलिए ये ना सोचिएगा कि बीच में कुछ मिसिंग तो नहीं चल रहा है। आइडियोलॉजी चलती रहती है स्थिर तरीके से। बाद में कोई और आता है तो उसे और अप टू डेट कर देता है, तब उसका नाम भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो संत अगस्टीन आए, इन्होंने रिलीजियस नेचर दे दिया था, यही है वो। ठीक है, और इनके बाद आए संत टॉमस एक्विनास। ठीक है, संत टॉमस एक्विनास जब आए तो ये 1226 से 1274 ईस्वी में रहे। देखिए, एक बड़ा गैप। ठीक है, यहां पर भी बड़ा गैप है। तो जो रिलीजियस नेचर संत अगस्टीन ने दिया, तो थॉमस एक्विनास तक बड़ी मजबूत स्थिति में था। उसी के बाद सारी चेंजिंग होती हैं। ठीक है, कैसे कैसे होती हैं फिर देखेंगे आगे, कैसे कैसे होती हैं। ठीक, ये 4 लोग आपके स्टोइक विचारधारा से संबंधित थे। तो इन 4 का अलग क्लासिफिकेशन है, अलग तरीके से सोचना है। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। ठीक है, 8 लोग हो गए। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, लगभग सभी लोगों से प्रश्न आया हुआ है। अभी तो 8 हुए हैं, आगे भी कोई मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। ठीक, अब कुछ और बदलाव होगा, ठीक है, राज्य की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि पुनर्जागरण काल जब आपका होता है, सेपरेशन हो जाता है चर्च और पॉलिटिक्स में, फिर पॉलिटिक्स लॉ में महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये अगला दौर आपका शुरू होगा, और अगले दौर में आएंगे कौन? पहले आएंगे ह्यूगो ग्रोशियस। ठीक है, ह्यूगो ग्रोशियस। ठीक, इनकी टाइमिंग है 1583 से 1643 एडी। ठीक, ह्यूगो ग्रोशियस आ गए। फिर पुफेंड्राफ आएंगे, पुफेंड्राफ। अगर आपको पिछले साल के 3-4 क्वेश्चन याद हों, तो आप देखेंगे ऐसे प्रश्न पूछे थे पिछले साल जो किसी ने सुने भी नहीं थे।
इनका टाइम है 1652 से 1694 AD। पुफेनड्राफ आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद कल लोग आए थे, ठीक है, हाब्स, ठीक है, स्पिनोजा, लॉक, इन्हीं लोगों ने अच्छे ढंग से जोड़ करके जो अभी बात आई थी कि आर्टिकल 15, 14 और 15 के थर्ड में जो बात लिखी गई है, जो मैंने बोला था, वो अब उस तरीके से बोलना, उस तरीके से रिलेट करके बताना अब वालों का काम है, ठीक है। तो अब वालों में आएंगे पहले कौन, ठीक है, थॉमस हॉब्स। और इनकी टाइमिंग है 1588 से 1679 AD, ठीक। थॉमस हॉब्स के बाद आएंगे बेनेडिक्ट स्पिनोजा, इनकी टाइमिंग है 1632 से 1677, ठीक है। और इसके बाद आपके आएंगे जॉन लॉक, इन्हीं के पैरेलल रहेंगे, इनका टाइम है 1632 से 1704, ठीक है। जॉन लॉक के साथ फिर आएंगे, एक लोगों की थ्योरी बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, क्या याद है, मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी। separation of art, वही है, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। तो अब यही तो बैलेंस बन रहा है, sir, इनका भी समय क्या है, 1689 से 1755, 1689 टू 1755 AD, ठीक है। ये मॉन्टेस्क्यू का समय है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ तक एक सीरीज रहती है, यानी कि ये 4 की एक सीरीज, ये 4 की एक सीरीज, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक सीरीज, फिर नई सीरीज आपकी शुरू होगी, नए विचारधारा में थोड़ा और जो है उन्नति होगी, ठीक है। जो चर्चा थी लोगों की इच्छा, ठीक है, मैनकाइंड की क्या विल्स है, उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो वो यहीं से होता है, जिसमें जीन जैक्स रूसो आते हैं, ठीक है, रूसो, जीन जैक्स रूसो।
ये हैं 1712 से 1778। ठीक है, रूसो आ गए। ठीक, तो रूसो के मत पे बहुत कुछ डेवलप हुआ, सब कुछ। फिर आए इसी में कांट, ये इंडिविजुअल हैं। ठीक है, कांट को भी शायद आप लोग जानते हैं, इमैनुअल कांट। ये कांट को नहीं जानते हैं? जानते हैं सर। हाँ, 1724 से 1804 थे। ठीक है, कांट। फिख्ते, फिख्ते आए फिर। ये हैं आपके 1762 से 1762 से 1814 तक। ठीक है, 1762 टू 1840 तक, 14 तक फिख्ते आए। ठीक, इसके बाद तमाम बदलाव रहा। नौ कांटवादी, नियो कांटेनियन का जो है के रूप में स्टेमलर को आप जान लीजिए बस। स्टेमलर के बाद और नाम नहीं जानना है। अठारह सौ छप्पन से 1938। अब आप ये सोचिए क्या स्थिति है। ठीक, लगभग सभी लोग प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, देखने में टेंशन दिख रही होगी लेकिन टेंशन नहीं है। ठीक है, देखने में टेंशन लग रहा होगा लेकिन ये टेंशन नहीं है, बहुत आसानी से सबका क्रम है। अगर आप ये सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा थिंकर्स हैं या कोई बात है, तो नेचुरल लॉ स्कूल से ही आप भटक जाएंगे। ठीक, कोई ऐसी बात नहीं है। अब कंटेंट है, एक आध बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक सीक्वेंस में आइडियोलॉजी डेवलप हुई है अपने आप, यानी कि किसी में ऐसा नहीं है कि एक एक पेज, दो दो पेज पढ़ते जाना है, बल्कि बल्कि क्या है, हम लोग नेचुरल लॉ स्कूल क्या है इसको समझ चुके हैं सामान्य तौर पर जनरली। अब ये लोग पर्सनली उससे किस किस लैंग्वेज में कह रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो सारे सीक्वेंस में हैं, अपने आप सभी लोग एडजस्ट होकर के याद हो जाते हैं। ठीक, तो इसी वजह से किताब आदि हम लोग देखते हैं या इस तरीके से डायरेक्ट कोई फोटो देख ले और समझे कि अरे इतना तो खाली नेचुरल लॉ स्कूल में पढ़ना है इतने थिंकर्स को, तो मेंटली ही पहले ही डेमोलाइज हो जाते हैं कि अरे बहुत है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो नाम पता चला, सुने ही नहीं है तो क्या फायदा। तो ये एक सीक्वेंस में नाम आप जान लिए, थोड़ी थोड़ी बातें वो भी एक सीक्वेंस में मिलेंगी, नेचुरल लॉ स्कूल के डेवलपमेंट की, अपने आप याद हो जाएगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। क्लियर है?